आज हम लोग एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में चर्चा करेंगे। विजयनगर की स्थापना मैंने बताया था हरिहर और बुक्का ने की थी, जो कि संगम वंश से थे। और विजयनगर की राजधानी आपकी हम्पी है और यह पंपा देवी के नाम पर काफी प्रसिद्ध था। कॉलिन मैकेंजी ने इसके बारे में खोज निकाला था अपना शोध से। इसके बाद इसमें कहा जाता है संगम वंश के बाद तुलु वंश आए, फिर आपका अराविदु आए और फिर बाद में आपका पेनुकोंडा और अन्य वंश के हाथों में चला गया। लास्ट में जो है विजयनगर को 1565 में लूट लिया गया था और विजयनगर साम्राज्य जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य से थोड़ा सा आगे की क्या क्या परिवर्तन हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक देखिए हम लोग पढ़ चुके थे पिछले पार्ट में। आज हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसमें विजयनगर की राजधानी जल संपदा के बारे में कि क्या क्या चीज हो रहा था। तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाली तथ्य जो है, तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व में बहती है। तो एक चीज देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि तुंगभद्रा नदी कहाँ पे है, तो विजयनगर के किनारे में क्या है, एक तुंगभद्रा नदी है द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है और यह कहाँ बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है से प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों में कई सारी जलधाराएं आकर के मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के होज भी बनाए गए थे। मतलब कि जितना भी धारा था उससे बांध बनाकर अलग अलग होज बनाया गया था। क्योंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर ले जाने का व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। इसलिए यहाँ पर हौजों का निर्माण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हौज कौन सा है, 15वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका को कमलपुरम जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण हौज कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण हौज था 15वीं शताब्दी में जो आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसको कमलपुरम जलाशय कहा जाता था। और इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। इससे कमलपुरम जलाशय से। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच में देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। तो हिरिया नहर का भग्नावशेष आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस नहर से तुंगभद्रा पर बने बांध में पानी ले जाया जाने का काम किया जाता था। ठीक है। और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को संचित करने में प्रयोग किया जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो संगम राजाओं ने कराया था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लिखने छोड़ दीजिएगा, बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि यह तुंगभद्रा पर बने बांध के द्वारा है और यह क्या है, धार्मिक केंद्र था। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, संगम वंश के राजाओं ने। अगर शॉर्ट में अगर आपको टिक लगाना है तो ऐसे आप लगा सकते हैं। अरे एक मिनट, क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, हिरिया नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, हिरिया नहर का निर्माण संगम राजाओं के द्वारा किया गया था। बस आपको ये लिखना है कॉपी पे। किलेबंदियां और सड़क। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन अध्ययन करें या परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी पर भी नजर डालेंगे जिससे उन्हें घेरा गया था। विजयनगर साम्राज्य को किलेबंदी किया गया था, मतलब घेरा गया था दीवारों से। तो 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक समंदी, इसका पूरा नाम है, मेरा दिमाग में आ रहा है, किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। उसने कहा कि शहर को जो है 7 पंक्तियों में घेरा गया है दुर्ग बनाकर। इससे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र जंगलों को भी घेरा गया था। किसने बताया था, अब्दुल रज्जाक समंदी ने बताया था। अब्दुल रज्जाक समंदी कहाँ के थे, फारस के एक दूत थे। इन्होंने ही यहाँ के बारे में बताया था। इन्होंने यह भी बताया कि सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों के आपस में जोड़ती थी और यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। सुंडाकार मतलब सूंड के आकार की थी। और गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि पत्थर के टुकड़े फनाकार थे। अब बोलेंगे सर फनाकार क्या होता है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ फनाकार क्या है। आप लोग देखे होंगे इस तरह का ईंट बहुत सारा बाबा मंदिर वगैरह में लगा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, इसी तरह जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक सब जुड़ जाता है अपने आप। इसके लिए कोई भी गारे की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो वही चीज दिया हुआ है, पत्थरों के टुकड़े क्या होते थे, फनाकार होते थे, जिसकी मदद से इन सभी को जोड़ा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। दीवार के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना था। वर्गाकार था आयताकार बुरुज जो थे बाहर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेर दिया गया था, मतलब खेत को भी अंदर में रखा गया था, क्योंकि अगर कभी आक्रमण उस टाइम में होता था तो पड़ोसी राजा जो आक्रमण करते थे उनके खेतों को नष्ट कर देते थे ताकि ये लोग भूखे मर जाए। तो इसी कारण से खेतों को भी घेरा जाता था। इसलिए इधर कुछ छूट गया था, इसको देख लेते हैं। खोजों का निर्माण कैसे होता था। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाई गई जलाशय के विषय में पीस लिखता है, राजा ने एक जलाशय बनवाया दो पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो सके। इसके अलावा जल 9 मील, यानी 9 मील मतलब लगभग 15 किलोमीटर, ये याद रख लीजिएगा, 9 मील मतलब 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में गिरती है, ये बताया गया है। और राजा ने इस जलाशय को बनाने के लिए पूरी पहाड़ी को ही तोड़वा दिया था, ठीक है। और जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे चींटियों की तरह। मतलब कि जो नहर वगैरह बनाया जाता था उसमें कई सारे लोग शामिल थे। आप सोच सकते हैं 15 से 20 हजार, मतलब पूरा का पूरा गांव जुटा हुआ रहता था इसको बनाने के लिए, तब जाकर के ये नहर बन के तैयार होता था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर लिखा हुआ है, अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुटे हुए खेत बगीचे का आवास है। मतलब कि अब्दुल रज्जाक ने यह भी कहा कि भाई जो ये लोग बना करके रखा है, जो घेरा है, यह पहला दूसरा और तीसरा दीवार के बीच में जुटा हुआ खेत बगीचा और आवास है। ऐसा इसलिए करता था तो जैसे मैंने कहा ना कि भाई हमको सुरक्षा रखना है, अगर सुरक्षा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, इसको पूरा नष्ट कर देंगे। पेश कहता है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने की दूरी तक बहुत है, जहाँ इसमें खेत उगते हैं, वे धान उगाते हैं, ये सब थोड़ा दूर में रहता था, मतलब जल्दी कोई इससे अधिकार नहीं कर सकता था। और यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिससे तुंगभद्रा जल लाया जाता था। तो ये सब आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये घेराबंदी इस तरह का होता था ना, ये कई महीनों तक चल सकता था। क्यों भाई, कभी कभी ऐसा भी होगा, युद्ध वगैरह चल रहा है तो महीना भर साल भर चल सकता है ना, तो इसी कारण से ये सब काफी लंबा टाइम के लिए था। तो आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागर का निर्माण करते थे कि भैया किला के अंदर अन्नागर होगा जहाँ पे अन्न को रखा जाएगा, ताकि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वही अन्न से पूरा गांव खा सके। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, और जिसमें से ये सब क्या थे, काफी महत्वपूर्ण थे, मतलब कैसे घेरा गया था उसके बारे में बताया गया। दुर्ग में प्रवेश के लिए क्या थे, अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़क से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, मतलब ये लोग बहुत अच्छा से बनाता था। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इंडो इस्लामिक किसे कहा जाता है। देखिए, किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। और कला इतिहासकार इसको क्या नाम देते हैं, इंडो इस्लामिक। तो अगर पूछा जाए इंडो इस्लामिक किसे कहते हैं तो ये पूरा डाल दीजिएगा। इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ हुआ, मतलब हिंदी का लोग और इस्लामी लोग दोनों मिलकर के इस परंपरा का विस्तार किए थे। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की ओर तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाली रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई। सड़कें क्या होती थी, समांतर पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर गुजरती थी। क्यों भाई, पहाड़ पे कैसे जाएंगे, दिक्कत होगा ना, बैलगाड़ी तो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी चलता था, तो इसलिए ये लोग घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी। इनके दोनों ओर बाजार थे, मतलब जो महत्वपूर्ण सड़क था वह मंदिर के साइड होता था और इसके दोनों ओर बाजार लगे होते थे। नॉर्मल सा बात है, मंदिर लोग पूजा करने जाएंगे तो सामान उमान तो खरीदेंगे भी उस टाइम में भी। अब आता है शहरी केंद्र क्या है। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्वविदों ने
कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई जाती है। उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हो। इन स्थानों में कौन रहते होंगे? अमीर व्यापारी। नॉर्मल सा बात है, जहाँ पे मंदिर है तो बहुत सारे लोग आते होंगे, सामान खरीदते होंगे, तो व्यापारी लोग अमीर होंगे। यह मुस्लिम रिहाइश मोहल्ला था। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के भी विशिष्ट कार्य है। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता था। अब आता है सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी। अब देखो, कुछ लोगों का आवास के बारे में बता रहा है कौन? पुर्तगाली यात्री बरबोसा बताते हैं। बरबोसा क्या कहते हैं? लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ है। बरबोसा ने कहा था कि कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, छप्पर के घर बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनका घर काफी अच्छा है। तो आपसे ये भी कभी कोई पूछ सकता है कि बरबोसा जो है कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिर के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए एक पिक्चर दिखाया गया, वही मंदिर वगैरह टाइप का कुछ बना के दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें भी 60 से अधिक मंदिर थे। तो अगर पूछा जाए राजकीय केंद्र में कितने मंदिर थे, तो राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिर थे। स्पष्ट मंदिरों और संप्रदायों को परिचय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देवस्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। अब आता है लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महल के रूप में की गई। लगभग 30 संरचना थी जो कि क्या थी? महल थी। अब आता है यह अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती। तो विजयनगर साम्राज्य में हम बोले कि लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महल के रूप में की गई थी। यह अपेक्षाकृत क्या थी? बड़ी संरचनाएं थी जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती थी। अब आता है इन संरचनाओं था मंदिरों के बीच एक अंतर था। मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तु से की गई थी। तो बस वही सारा चीज दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया है विजय का एक भवन जिसको महानवमी डिब्बा भी कहा जाता है। सभा मंडप था मानवीय डिब्बा जिसे पेश एक यात्री है, डोमिंगो पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है। कि विषय में लिखता है ये इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच सुंदरता से चित्रित हैं। ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहाँ मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य बीच में एक चबूतरा रखा है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है। मुकुट था राजकीय पायल। मतलब कि महानवमी डिब्बा वगैरह बनाई जाती थी। अब बोलेंगे सर महानवमी डिब्बा क्या है, तो देखिए नीचे में एक फोटो भी दिया होगा, अगला पेज पे दे दिया महानवमी डिब्बा का फोटो। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यह मंदिर टाइप का बनाया जाता था। यह एक तरह का सभागार होता था जहाँ पे क्या होता था, पूजा पाठ कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दुर्गा पूजा, तो ये वही है एक टाइप का, आप समझ सकते हैं। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामांकन भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप या महानवमी डिब्बा कहा जाता है। तो अगर बोला जाए महानवमी डिब्बा किसे कहते हैं, इसका एक क्वेश्चन आपका आएगा, हर एक बार आता है तो इस बार भी आ सकता है। इसके बारे में कहा जा रहा है पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है। इनके बीच एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें आसपास का निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल इन स्तंभों पर टिकी थी तथा जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। स्तंभों के एक दूसरे के बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि यह किस प्रयोजन से बनाया गया था। ये आपका क्या है, महानवमी डिब्बा के बारे में ये आपका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब देखिए मानवीय डिब्बा के बारे में और क्या कह रहा है। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में एक पर स्थित मानवीय डिब्बा एक विशालकाय मंच है और जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर से 40 फीट की ऊंचाई पर जाता था। 11,000 वर्ग फीट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। ऐसा साक्ष्य मिलता है इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी
और मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा हुआ है। इस संरचना में क्या होता था, संभवतः अनुष्ठान मनाए जाते थे। अनुष्ठान मतलब क्या हो गया, पूजा पाठ। जैसे 10 दिन के हिंदू त्योहार, दशहरा जो उत्तर भारत में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा उसी को हम लोग बंगाल में कहते हैं, तथा नवरात्रि या महानवमी त्रैदीपीय भारत में कहा जाता है के नाम से मनाया जाता था। कि महानवमी शाब्दिक अर्थ मतलब महान नौवां दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। अब नॉर्मल सा बात है, इतना बड़ा जो बना हुआ था, इसमें दुर्गा पूजा का मेला उला लगता होगा, बहुत सारे लोग जमा होते थे, पूजा पाठ होता था। इस अवसर पर जो विजयनगर के शासक थे वे अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन भी किया करते थे। ठीक है। और इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंस और अन्य जानवरों की बलि भी शामिल थी। मतलब कि इसमें क्या होता था, बहुत सारे जानवरों को बलि भी दिया जाता था। अभी भी हम लोग देते हैं ना, पाठा का बलि या कहीं कहीं भैंसा का भी बलि होता है, आप लोग जानते हैं। आता है नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा और साज लगे घोड़े, हाथी, रथ और सैनिकों की शोभा यात्रा, और साथ ही प्रमुख नायक और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। मतलब कि जब ये सब पूजा पाठ होता था तो वहां पे डांस होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी, घोड़ों को दिखाया जाता था, शोभा यात्रा निकाली जाती थी। ये सब बहुत आकर्षण का केंद्र था। और त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था कि मेरा कितना बड़ा सेना वगैरह है। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट लेकर के आते थे। अब नायक किसको बोला गया है, राजा के अंदर जो काम करते थे मुख्य लोग, उसको नायक कहा गया है। अब इधर देख लेते हैं, ये आपका कमल महल है, ये आपका महानवमी डिब्बा नहीं था, महानवमी डिब्बा उधर कहीं फोटो होगा, ये आपका कमल महल का फोटो था। तो कमल महल इसको क्यों कहा गया, आप देख सकते हैं कि इसमें कमल के जैसा आकृति बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको कमल महल कहा गया है। तो एक चीज आपका इसमें बस इतना सा पूछ सकता है, कमल महल किस तकनीक से प्रभावित था, तो इंडो इस्लामिक तकनीक से प्रभावित था। ठीक है। अच्छा, महानवमी डिब्बा इधर है, चलिए देख लेते हैं एक बार। इसी पेज में था ना, अच्छा अगला पेज, इस पेज में था। ये आपका महानवमी डिब्बा है। डिब्बा क्या मतलब, बोले तो बड़ा सा घर टाइप का है, इसी को डिब्बा बोला जा रहा है। तो आगे देखो, ये भी ध्यान रखिएगा, त्योहार के अंतिम दिन राजा क्या करता था, अपने नायकों का निरीक्षण करता था। क्या महानवमी डिब्बा आज भी अस्तित्व में है, क्या यह वास्तव में अनुष्ठान का केंद्र था, ये सब भी जो है शोध का विषय अभी भी बना हुआ है। अब आता है राजकीय केंद्र में स्थित अन्य महल। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है। लोटस महल मतलब कमल महल है। यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन यह पता नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। कुछ कार्य के लिए बना था, लेकिन किस कार्य के लिए बना था यह कहना मुश्किल है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। कमल महल का मेहराब देख सकते हैं, कितना अच्छा डिजाइन से बनाया गया था। मतलब हमको लगता है अच्छा घर वर बनाया होगा कोई पूजा पाठ करने के लिए, या फिर हो सकता है राजा लोग रहते होंगे। देखिए कमल महल की एक तस्वीर आपके सामने है, या अभी भी आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कमल महल। और देखिए जैसे कि कहा गया है कि यह हो सकता है यह एक परिषदीय सदन होगा, जहां राजा अपने परामर्श दाताओं से मिलता होगा। परिषदीय सदन का मतलब बताएंगे, मतलब ऐसा जगह जहां पे राजा अपने अन्य लोगों से मिलता होगा, उसी को बोला जा रहा है। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर, देखिए यहाँ हाथियों का स्तबल दिखाया गया है, का नक्शा दिखाया गया है। कमल महल के पास हाथियों का स्तबल होता था। देखो हाथी को रहने के लिए विशेष घर बनाए जाते थे, और इस घर के अंदर आपका हाथी जाके रह सकता था अंदर में, मतलब उस पर पानी वानी नहीं पड़ेगा। तो सोचो कितना बड़ा घर बनाया जाता होगा, उसके दरवाजे कितने बड़े बनाए जाते होंगे। तो हम बोले इसमें हाथी लोग भी रहा करते थे, तो जिस तरह हाथियों का स्तबल था उसी तरह का घोड़ों का भी स्तबल हुआ करता होगा। तो ये सारा चीज बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है हजार राम मंदिर पर दीवारों पर मूर्ति कला। जो हजार राम मंदिर था उसके दीवारों पर मूर्ति कला भी की गई थी। मूर्ति कला में आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा को बनाया गया है, हाथी को बनाया गया है, तो ये सब चीज भी बनाई जाती थी। अब आता है राजकीय केंद्र। क्या राजकीय केंद्र को
में एक आपका अत्यंत दर्शनीय मंदिर था जिसका नाम हम क्या बोले, हजार राम मंदिर। राजकीय केंद्र में एक अत्यंत दर्शनीय, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, राजकीय केंद्र में एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर भी कहा गया है। ठीक है, हजार राम मंदिर में खास बात क्या थी कि इसमें बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई थी। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। यह हजार राम मंदिर का प्रयोग कौन करते थे, तो राजा लोग करते थे। हालांकि अब यहाँ की मूर्तियां जो है सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका दीवारों पे बनाया गया था वो तो सुरक्षित रहेगा ही हमेशा, उसको तो कोई फोड़ करके नहीं लेकर सकता क्योंकि पत्थर का बना हुआ है। अब आता है, इसमें कुछ दृष्टांत भी दिए गए हैं। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें कई भवन आज भी अस्तित्व में है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां जो थी आपका रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव, आप लोग कहानी पढ़े ना बाली और सुग्रीव का, जब आपका रामायण में होता क्या है, राम भगवान सीता को खोजते खोजते आगे जाते हैं तो वे जाकर के हनुमान से मिलते हैं, हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले जाता है और सुग्रीव का जो बड़ा भाई बाली है वह ऋषि मोहियक पर्वत पे रहता है, सॉरी सुग्रीव रहता है क्योंकि सुग्रीव को यह श्राप मिला था। सुग्रीव अपने भाई के डर से वहां पर छिपके रहता है, बाली को श्राप मिला था कि वह उस पर्वत पर नहीं जा सकता है, तो उस पर्वत के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर अगर आप जाकर के देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां जो थी रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता था शिव का एक रूप माने जाते हैं से विवाह के लिए तप किया था। तो पंपा देवी ने किससे शादी करने के लिए तप किया था, शिव से विवाह करने के लिए। ठीक है, विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता थे और वे किसका रूप माने जाते हैं, शिव का ही रूप माने जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना विष्णु भगवान का ही रूप कृष्ण है, वैसे शिव का ही रूप कौन है, विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष से शादी कौन करना चाह रहा था, पंपा देवी, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर उसने तप भी किया था, कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के तट पर। इसको ऐसे कर देते हैं, चलिए ठीक है। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। अभी भी अगर तुम चले जाओगे तो तुमको मिल जाएगा, विरूपाक्ष मंदिर में ये पूजा किया जाता है, शादी विवाह का फंक्शन किया जाता है। जैसे हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं ना, ये लोग विरूपाक्ष और पंपा देवी की शादी का फंक्शन मनाते हैं जो भी है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंश तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। देवता को किससे जोड़ देते थे हम लोग, राजा से। अभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, सुने होगे बोलते किसी को, या फिर हम लोग विश्वकर्मा परिवार से आते हैं, तो वही सारा चीज दिया हुआ है। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासन और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए दान देते थे। मतलब पहले भी ये दान वाली प्रक्रिया चल रही थी कि मंदिरों को दान दिया जाता था। कौन देते थे, शासक वर्ग या फिर पैसे वाले लोग दान करते थे। ठीक है, और शासकों के दृष्टिकोण से मंदिर का निर्माण करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भाई मंदिर का निर्माण करना चाहिए, ये क्या है, एक टाइप का शक्ति का प्रतीक है। तो यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन भी वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। मतलब विजयनगर की राजधानी हम्पी होगी, इस बात का चयन भी इसी आधार पर किया गया था कि विरूपाक्ष और पंपा देवी का वहां मंदिर है जो कि वहां पे उस समय में बहुत ज्यादा फेमस था। ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। मतलब वहां के राजा लोग ये बोलते थे हमको भगवान विरूपाक्ष ही यहाँ पर शासन करने के लिए भेजे हैं। और सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में सिरो विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। मतलब राजा लोग क्या करवाते थे, इससे अंकित करवा देते थे कि भाई हम लोग क्या है, विरूपाक्ष के द्वारा ही सारा चीज संचालित हो रहा है। शासक देवताओं से अपने गहन संबंध के संकेतक के रूप में विरुद्ध यानी हिंदू सूरत राणा का भी प्रयोग करते थे। हिंदू सूरत राणा, ध्यान रखिएगा। यह अरबी भाषा का शब्द सुल्तान
जिसका अर्थ है राजा का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ही है, आपका बुरा नहीं है, इसको यहाँ से लिख लीजिएगा। हिंदू सुल्ताना अरबी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ है राजा का संस्कृत अनुवाद था, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ क्या था, हिंदू सुल्तान। अब आता है विजय, मतलब सीधा सा भी हम बोले हिंदू सूरत राणा का मतलब था हिंदू सुल्तान, ठीक है। जिस तरह मुस्लिम में सुल्तान बोलते हैं ना, उसी तरह हिंदू में बोलते थे हिंदू सूरत राणा। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और आगे बढ़ाया। और राजा लोग भी अब क्या करते थे, मंदिरों की यात्रा पर जाते थे और इसको यह एक राजकीय अवसर मानते थे, क्योंकि इससे क्या होता है, पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बादल पतले की पब्लिसिटी इसलिए ज्यादा हुई है क्योंकि वह सारवा का कभी भी कोई पूजा होता है, दुर्गा पूजा, तो वहां पर आ जाता है, बहुत सारे लोगों से मिल लिया, तो अपना पब्लिसिटी भी कर लिया, प्रचार भी हो गया उसका बहुत ज्यादा कि भाई हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो राजा लोग उस टाइम भी वही काम क्या करते थे, ध्यान रखना है। अब देखिए गोपुरम और मंडप, आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य। ये देखिए आसमान से लिया है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मंदिर बनाया गया है, इसके आसपास देख सकते हैं पूरा घेराबंदी की गई है दीवारों की, और छोटे छोटे मंदिर भी हैं आसपास में। इधर आपका सड़क वगैरह है, तो ये आपका दिखाया गया है। तो आ रहा है गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार है। अब देखो राजकीय प्रवेश द्वार की अगर बात करें, क्या ये छोटा होगा क्या, नहीं, यह जो है बड़ा होगा। तो वही कहा जा रहा है कि राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार जो होते थे, यह केंद्रीय देवालय की मीनारों को बोना प्रतीत करते थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता था, तो लंबी दूरी से ही मंदिरों के होने का संकेत देते थे, या लंबी दूरी से ही क्या बताते थे कि मंदिर वहां पर है, क्योंकि काफी बड़ा वहां का गेट होता था। ये संभवतः शासकों की ताकत का भी याद दिलाते थे कि शासक का ताकत बहुत ज्यादा है, तभी तो इतना बड़ा बड़ा मीनार बना सका, निर्माण करा सका। तो ये शासकों की ताकत का भी को भी दिखाने का काम करते थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभ वाले गलियारे भी आते हैं, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थल के चारों ओर बने हैं। अब हम दो मंदिर की ओर बढ़ेंगे, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, इन दोनों के बारे में जानेंगे। अच्छा, ऊपर वाला देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा दिया गया है। इधर देखिए आपका जलाशय है, ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या बनाया गया था। ये देखिए देवालय है, मुख्य पूजा का स्थान, ठीक है, ये दिखाया गया, बस मंदिर का नक्शा बनाया गया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज इसमें था। फिर आप देख सकते हैं यहाँ मूर्तियों वाला स्तंभ का एक रेखा चित्र आप देख सकते हैं। ये आपका जो स्तंभ है, ये पूरा जो है ना आपका एक स्तंभ है, और इस स्तंभ में कई सारी मूर्तियां भी बनाई गई है। यानी कि उस टाइम में जो मैन पिलर दिया जाता था, स्तंभ मतलब पिलर, आप समझ सकते हैं, पिलर में बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई जाती थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण क्या हुआ था, कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। देखो एक लाइन आप ये लिख लीजिएगा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। अगला आपका दे सकता है, इसी में एक पॉइंट और हो जाएगा। सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था, मतलब इसको थोड़ा बड़ा कर दिया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने बनवाया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, और इसे सुंदरता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, उसे मतलब कृष्णदेव राय को। मतलब राजा लोग जैसे ही अपना स्थापना करते थे, अपना राज तिलक करते थे, उसके बाद मंदिरों को थोड़ा और अच्छा बनवा देते थे। जैसे अभी सारवा का मंदिर का विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, जितने भी पैसे वाले बिजनेस वाले लोग हैं मंदिरों में दान करते हैं और मंदिर की स्थिति काफी अच्छी होती जा रही है। इन परिवर्तनों का अर्थ है कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। अब आता है देवालय, जो बोले देवालय मतलब मेन जगह, पूजा का मेन जगह जहाँ पे गर्भगृह रहता है। आगे बढ़ते हैं। मंदिरों के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जैसे देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग कहीं देवी देवता का विवाह का उत्सव का आनंद बनाने के लिए, देवी देवता को झूला झुलाने के लिए होता था। जैसे हम लोग करते हैं राधा कृष्ण को झुलाते हैं,
कौन सा टाइम में झुलाते हैं, याद है? जन्माष्टमी में, याद, थैंक यू। तो जिस तरह जन्माष्टमी में हम लोग राधा कृष्ण को झुलाते हैं ना, उसी तरह उस टाइम में भी कुछ ऐसा होता होगा, पंपा देवी और विरूपाक्ष को झुलाया जाता होगा। अब आते हैं दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर की ओर। विट्ठल मंदिर के देवता कौन थे? विट्ठल थे, सीधा सा बात है। विट्ठल मंदिर के देवता कौन थे? विट्ठल थे। और ये सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप है, मतलब विष्णु को ही विट्ठल कहा जाता है। विष्णु को जैसे कृष्ण बोल सकते हैं, वैसे यहाँ विट्ठल बोला गया, उसी का एक रूप है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विट्ठल मंदिर का रथ दिखाया गया है। ऐसा मान्यता भी कहीं कही है कि ये रथ पहले चलता था, हालांकि यह आपका पूरा रथ का पहिया पर ही पूरा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं जिंजी का झूलता मंडप। झूलता मंडप में आप देख सकते हैं खाली मंडप में पिलर दे दिया है, ऊपर में पूरा क्या किया है, घेर करके मंदिर बना दिया है। तो ऐसा भी बनाया जाता था। अब आता है इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है। अब जैसे देखो विट्ठल मंदिर की पूजा कहाँ होता था, विजयनगर में, वहां से आ गया कर्नाटक। तो आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति का निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात कर लिया। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार हैं। रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है, अभी हम जस्ट दिखाए ना रथ के आकार वाला, जिसमें चक्का था दिया हुआ। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां भी है, जो सीधे मंदिर को के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों पर बनाया गया था। इसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिसपे व्यापारी अपनी दुकान लगा देते, ठीक है। मतलब ये सारा चीज चल रहा था, मंदिर के आसपास व्यापारी लोग दुकान लगाते थे, सामान बेचते थे, जैसा आज के बाबा मंदिर के रास्ते में होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण स्थानीय नायकों द्वारा भी किया गया था। मतलब राजा से जो नीचे पोस्ट के लोग थे, वे लोग भी कुछ कुछ मंदिर में दान करते थे और बनवा देते थे, ठीक है। नायक किसको कहा जाता है? राजा के नीचे जो सैनिक, मतलब सॉरी, सेनापति जो है, सेनापति को नायक कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग भी कुछ निर्माण कराते थे अपना पैसा से। अब देखिए मदुरई के नायकों द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम देख लीजिए कितना विशाल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना विशाल बनाया गया था, आप देख सकते हैं आदमी कितना छोटा लग रहा है यहाँ पे। अब आते हैं महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया, फोटोग्राफ, नक्शे, संरचना। तो भाई ये सब कब खोजा गया? तो मैकेंजी ने खोजा था। कॉलिन मैकेंजी के बारे में पिछला चैप्टर, इसी चैप्टर में पढ़े थे ना, वही वाला है कॉलिन मैकेंजी। इसने किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्विक और संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया था। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो देखो अगर पूछा जाए हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल का मान्यता कब मिला था? 1976 में मिला था, ध्यान रखिएगा। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापकता गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया गया। मतलब बहुत सारा चीज का आंकड़ा पता किया जा रहा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब देखो अगर हम कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं तो पहले बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज है। तो इसका एक चीज बारीक प्रक्रिया था मानचित्र का निर्माण करना, कि कैसे हम निर्माण कर सके, कहाँ पे क्या गया है। तो संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और इसे वर्णमाला के एक एक अक्षर से इंगित किया गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दिखाया गया है ABCDE, इस प्रकार के दिखाया गया, जोड़ा गया कि भाई कौन सी कहाँ पर है। जैसे कमलापुरम देखिए आपका यहाँ पे है, कादिरापुरम, नगेन हल्दी, अनंत चाइनापुरी, हॉस्पेट, तो बहुत सारी चीज को दिखाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अवशेष को भी दिखाया गया है कि क्या क्या चीज यहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं। बस ये पिक्चर के माध्यम से इसका जो है ना आपका मैप को बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जॉन एम फ्रिड, जॉर्ज मिशेल था MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। वे लिखे कि वह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक यानी ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे, इन सब चीजों का एक पूरी श्रेणी की कल्पना करें तो जो प्लास्टर से सजाए गए थे और संभवतः चटकीले रंग से रंगित चित्रित थे। मतलब ये बहुत अच्छा लगता था जब बना हुआ होगा उस टाइम में, तो बहुत अच्छा लगता होगा। अब क्योंकि सारा चीज उखड़ गया है, काफी लंबा टाइम हो चुका है,
लकड़ी की संरचना बची नहीं, पत्थर की संरचना बची नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सोचे ध्यान से तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए वही मैप दिया हुआ है कि कौन कैसे था, आप पढ़ सकते हैं बाद में। अब आता है बाजार। अब नॉर्मल सा बात है, जहाँ पर इतना बड़ा बड़ा मंदिर हो, पूजा पाठ अधिक होता होगा, पूजा पाठ अधिक होता होगा तो बाजार भी अधिक लगता होगा, व्यापार भी ज्यादा होता होगा। तो आगे जाने पर हम एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं, इस गली में व्यापारी लोग रहते हैं। अब व्यापारी रहते हैं तो क्या बेचते होंगे भाई व्यापारी? मनी बेचते होंगे, हीरा बेचते होंगे, पन्ना मोती जवाहरात, जो भी चीज आप खरीदना चाहें हर चीज यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर हर शाम में मेला लगता है, मेला में कई सारा चीज मिलता है, जैसे कि घोड़ा, टट्टू, तुरंज, नींबू, संतरा, अंगूर, बहुत सारा वस्तु का आप यहाँ पर पा सकते हैं। और इस शहर का वर्णन वह सबसे अच्छे शहर के रूप में करता है। यहाँ बोलता है बाजार, चावल, गेहूं, अनाज, सब चीज मिल जाता है और सभी सस्ते दामों पर मिल जाता है। फर्नांडो नुनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फल, अंगूर, संतरा, नींबू, अनार ये सब से भरे रहते थे और बहुत सस्ते रहते थे। बाजार में मांस भी बिकता था उस टाइम में। नुनीज उल्लेखित करता है भेड़, किसका किसका मांस? भेड़ का मांस, बकरी का, सुअर का, मिर्ग मतलब हिरन का, तीतर का, खरगोश का, बटेर का, सब तरह का चीज यहाँ पर बिकता था। अब आता है उत्तरों की खोजों में प्रश्न। अब आते हैं सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया था, किस प्रकार प्रयोग में लाया गया था। तो काफी सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, किस प्रकार ये फैलते चले गए, क्या क्या चिन्ह वगैरह इसमें आया, ये सब भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए किसदेव राय के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वे भी पेश वर्णन करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का था कि महिला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है। इसका वर्णन क्या है? ये राजा किसदेव राय का वर्णन किया है। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, आगे पर बढ़ते हैं। अब देखिए रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग, मतलब रानी लोग जहाँ नहाती थी उसको लेकर के वो क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल बनाया गया था, स्नान घर। यहाँ रानियां लोग नहाया करती थी। देखिए कितना मस्त बनाया गया है, इधर झरोखा दिया गया है। अब देखिए काल रेखा कुछ खास बात आती है इसमें। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ये आपको एकदम रट लेना है। 1206 में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अरे यार इतना गहरा कैसे हो गया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1336 में हुई है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 1347 में हुई है। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई है? 1435 में हुई है। गुजरात मालवा सल्तनत की स्थापना भी इसी काल में हुआ। अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार सल्तनत का उदय भी इसी राज्य में हुआ। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब हुआ था? तो 1510 में हुआ था। बहमनी राज्य का विनाश भी हुआ। गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 में हुआ। ये सब जितना भी डाटा है आपको डाटा याद रख लेना है। मुगल साम्राज्य में आप लोग पढ़ चुके हैं, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1526 में की थी। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की? तो 1800 में की। अलेक्जेंडर ने हम्पी का प्राकृतिक स्थल का पहला विस्तृत चित्र लिया था। तो ये सब चीजें। फिर आपका एक महत्वपूर्ण आपका आ जाता है लास्ट वाला, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कब किया गया? 1986 में किया गया। तो ये सारा आपका ये चैप्टर आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग का काम रहा इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और रही बात, अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आशीष राज, मैं अपना फोन नंबर भी दे रहा हूँ। अगर कोई नए छात्र जो हमसे जुड़ना चाहते हैं मुझे कॉल करके इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।